अगस्त 2013, एलेप्पो सिटी, सीरिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक एनजीओ द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिपेयर करने का काम एक टेक्नीशियन ओमार ओल्खानी को मिलता है। ओमार ओल्खानी जब रिपेयरिंग का काम करने के लिए आता है तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक इंटरनेशनल एड वर्कर थी, काइला मुलर, भी उसके साथ चली आती है। हॉस्पिटल के एडमिन साथ में काइला को देख करके चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि काइला एक इंटरनेशनल एड वर्कर थी और उस टाइम पर सीरिया में आईसिस के आतंकवादियों के द्वारा इंटरनेशनल सिटीजन्स को किडनैप कर लिया जा रहा था। हॉस्पिटल के एडमिन चाहते थे कि वो लोग जितना जल्दी हो सके सीरिया छोड़ के वापस टर्की चले जाएं, और इसके लिए उन्होंने काम खत्म करने के बाद कार की व्यवस्था कर दी। जब वे लोग डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अरेंज किए गए कार में अपने बस स्टैंड के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में आईसिस के आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया। October 2019, Al-Assad Air Base, Western Iraq. यूएस आर्मी के डेल्टा फोर्स और रेंजर्स 2 चिनूक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं क्लोज सपोर्ट के लिए। साथ में MH-60 ब्लैक हॉक्स और AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स भी थे। तीनों हेलीकॉप्टर्स अंधेरे में पहाड़ियों को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यूएस आर्मी नॉर्दर्न इराक और उसके बाद सीरियन एयर स्पेस रडार को पार करके टर्किश कंट्रोल जोन में घुस जाती है। लगभग 70 मिनट का रास्ता तय करने के बाद वो नॉर्दर्न वेस्टर्न सीरिया के इदलिब प्रांत में पहुंचते हैं। डेल्टा फोर्स के जवान नाइट विजन ग्लासेस और हथियारों से लैस चुपचाप लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। बारिशा विलेज, हरेम डिस्ट्रिक्ट, सीरिया। चॉपर्स तेजी से लैंड करते हैं और जवान ग्राउंड को हिट करते हुए तेजी से अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए एक कंपाउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही सेकंड में कंपाउंड की वॉल में धमाका होता है और सारे ट्रूप्स अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर करते हुए कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। अरबिक में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और यूएस डेल्टा फोर्स के जवान रूम आफ्टर रूम क्लियर कर रहे थे। लाशें गिरती जा रही थी, महिलाएं और बच्चे रो रहे थे। तभी कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर की नज़र हीट मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ती है और वो डेल्टा फोर्स की टीम के कुछ जवानों को एक टनल्स की तरफ जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, अपने साथ 2 बच्चों को लेकर के टनल्स के अंदर जा रहा था। कुछ ही देर में उस व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अरबी में बोल रहा था, वो मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर उसने अपने कमर में लगे वेस्ट के स्ट्रैप को खींचा और फिर जोर का धमाका हुआ। चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया था। डेल्टा फोर्स के जवानों ने तुरंत बॉडी के टुकड़ों को कलेक्ट किया और पोर्टेबल डीएनए टेस्टिंग किट की मदद से डीएनए टेस्ट कंडक्ट किया। फिर बॉडी के फेशियल फोटोग्राफ्स लेकर के उसे जेसोक, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड और CIA हेडक्वार्टर्स को भेज दिया। विदिन 15 मिनट से ये कन्फर्म हो गया कि उन्होंने टारगेट को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। डेल्टा फोर्स की टीम अपना काम खत्म करके बिना कैजुअल्टी के सुरक्षित अल-असाद एयरबेस वापस लौट जाती है। डेल्टा फोर्स के द्वारा लॉन्च किए गए इस हंटिंग ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन काइला मुलर, और मारे गए आतंकवादी कोई और नहीं बल्कि आईसिस का खलीफा अबू बकर अल-बगदादी था। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. Welcome to the show, the untold story of काइला मुलर। काइला मुलर का जन्म 14 अगस्त 1988 को यूएसए के एरिजोना स्टेट में प्रेस्कॉट नामक जगह पर हुआ था। उसके पिताजी का नाम कार्ल मुलर और माताजी का नाम मार्सा मुलर था। पिताजी पेशे से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे और माताजी हाउसवाइफ थी। काइला बचपन से बहुत काइंड नेचर की थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो अपने चर्च और आसपास के इलाकों में अपने वेलफेयर के कामों के लिए बहुत फेमस थी। वो एनिमल शेल्टर और होमलेस शेल्टर्स में वॉलंटरी तरीके से जा करके काम करती थी। हाई स्कूल अच्छे नंबर से पास करने के बाद उन्होंने नॉर्थ एरिजोना यूनिवर्सिटी से 2009 में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपना करियर छोड़ करके ग्रेजुएशन के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड ग्रुप्स के साथ मिल करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मदद करने का काम शुरू कर दिया। उसका पहला मिशन इंडिया में था, जहां वो धर्मशाला में तिब्बतियन रिफ्यूजीज की मदद कर रही थी। उसके बाद वो इजराइल चली गई और वहां पर वेस्ट बैंक में ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करने लगी। उसके बाद 2011 में वो अफ्रीका चली जाती है और HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा और हेल्थ केयर के क्षेत्रों में काम करती है। 2011-12 के आसपास वो मिडिल ईस्ट के ह्यूमैनिटेरियन एड के काम में जुट जाती है। टर्की में ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाले NGOs के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ जो सीरियन सिविल वार में होमलेस लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन लोगों के साथ मिल करके उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। 2012 में सदर्न टर्की और सीरियन बॉर्डर के पास लगे हुए रिफ्यूजी कैंप्स में
वो लोगों की मदद कर रही थी, जहाँ पर वो सपोर्ट टू लाइफ और दानिश रिफ्यूजी काउंसिल जैसे एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी, जो सीरियन सिविल वार में शरणार्थियों को शेल्टर, फूड और मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। 2013 में वो अपने सीरियन बॉयफ्रेंड ओमार अल खानी, जो पेशे से एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर था, उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया के एलेप्पो सिटी में एंटर करती है। वहाँ वो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक एक एनजीओ द्वारा संचालित हॉस्पिटल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिपेयर का काम करने गए थे। जब वो अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसकी कार को आईसिस के आतंकवादियों ने रोक लिया और दोनों को किडनैप कर लिया। आईसिस के इस किडनैपिंग ग्रुप को बीटल्स के नाम से जाना जाता था, जो रैंडमली लोगों को किडनैप करके उनके बदले फिरौती लेने के बाद उनको छोड़ देता था। हालांकि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड ओमार अल खानी को कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया, लेकिन कायला मिलर को अपने कब्जे में ही रखा था। इस बीटल्स ग्रुप ने और बहुत सारे लोगों को किडनैप करके अपने पास रखा था। कायला को उसके किडनैपिंग के बाद हमेशा अकेले ही रखा जाता था। उनको किसी बंद कमरे में किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। आईसिस के इस बीटल्स ग्रुप के द्वारा कायला को लगातार असॉल्ट किया जा रहा था। उनके साथ मारपीट, टॉर्चर जैसी घटनाएं की जा रही थी। आतंकियों ने कायला को बाकी होस्टेजेस की तरह ही सेक्स स्लेव बना के रखा था और बार बार उनको फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा था। कायला को एक बार कुछ दिनों के लिए रक्का के एक ऑयल रिफाइनरी के एबेंडोन्ड हाउस में रखा गया था, और जहां पर उनके साथ कुछ और होस्टेजेस भी थी। उनमें से कुछ होस्टेजेस डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की डॉक्टर थी और उनके साथ कायला को कुछ दिनों के लिए रखा गया था। उन लोगों को कायला ने बताया था कि कैसे उनको कैप्टिविटी के दौरान हमेशा अकेले में रखा जाता था और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। एक डेनिश मेल होस्टेज डेनियल रे ओटोसेन, जो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर था, उसने एबीसी न्यूज़ को बताया था कि कुछ दिनों तक कायला को उसके बगल वाले सेल में रखा गया था, जो उस एबेंडोन्ड रिफाइनरी में था। एक बार कायला ने एक आतंकी के ऊपर एक टेबल उठा के दे मारा था। डेनियल बताते हैं कि कायला बहुत ही निडर थी। आतंकी मेल होस्टेजेस को कन्वर्ट होने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने कायला को उसके पास लाया और कहा कि देखो, ये कायला मुलर है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन कायला ने उस आतंकी के मुंह पर चिल्लाकर कहा था कि नहीं, मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूँ और मैं अपनी क्रिश्चियनिटी फेथ को ही फॉलो कर रही हूँ। कायला के इस बिहेवियर को देख करके इस डेनिश फ्रीलांसर फोटोग्राफर को बहुत अचंभित हुआ था। रक्का की इस रिफाइनरी में कायला मुलर को लगभग 6 हफ्ते तक रखा गया था और इसकी सूचना यूएस इंटेलिजेंस को मिल चुकी थी, और इसीलिए यूएस आर्मी के डेल्टा फोर्स ने उस रिफाइनरी में एक बार एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही आतंकियों ने बाकी होस्टेजेस के साथ उस रिफाइनरी को खाली कर दिया था और इस प्रकार अमेरिकी सेना के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। कायला के साथ रिफाइनरी में रहने वाले बाकी होस्टेजेस को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एनजीओ ने अपने रैंसम दे करके उन डॉक्टर्सों को छुड़ाने के लिए आईसिस के साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया था। रैंसम के बदले रिलीज हुए एक फ्रेंच जर्नलिस्ट के हाथों कायला ने चुपके से एक लेटर अपने फैमिली को भेजा था, जिसमें उसको रिलीज कराने और उसके बदले में रैंसम को लेकर के बात हुई थी। मार्च 2014 में आईसिस ने कायला को 2 लेटर्स अपने फैमिली को लिखने बोला, जिसमें उसकी रिहाई के बदले यूएस फेडरल प्रिजन में बंद अल कायदा की एक महिला आतंकी आफिया सिद्दीकी को रिलीज कराने या तो फिर 5 मिलियन यूरो को देने की डिमांड की थी। लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने आईसिस के आतंकियों के साथ किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन करने से इनकार कर दिया। कायला के साथ रहने वाले बाकी होस्टेज धीरे धीरे रैंसम दे करके उनके बदले में रिलीज हो रहे थे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वो जो 3 महिला डॉक्टर थी, उनके लिए भी रैंसम पहुंच चुका था और वो लोग अब वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम पे कायला ने उनके हाथों और एक लेटर अपने फैमिली को भिजवाया, जिसमें उन्होंने अपने रैंसम की बात की थी और साथ ही साथ उसके लेटर के बैक साइड में उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कॉलेज के प्रोफेसर्स के नंबर लिखे थे ताकि वो कुछ हेल्प कर पाए। इन डॉक्टर्स ने एबीसी न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ब्रुसेल्स ऑफिस, जो सीरिया के ऑपरेशन को देख रहा था, उन्होंने कायला के द्वारा भेजे गए लेटर्स को अपने पास रख लिया और उसके माता पिताजी को नहीं दिया, जिसमें फिरौती की मांग और आईसिस का ईमेल एड्रेस था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अधिकारियों ने बाद में मीडिया को क्लैरिफिकेशन दिया कि वो नहीं चाहते थे कि कायला के चलते उसके बाकी होस्टेजेस जो अभी भी आईसिस के कैप्चर में थे, उनके ऑनगोइंग नेगोशिएशन में कोई प्रॉब्लम हो। कायला के पेरेंट्स ने एबीसी न्यूज़ को बताया कि यूएस गवर्नमेंट ने कायला को छुड़ाने के रास्ते बंद कर दिए थे और वे ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कर रहे थे और ना ही उनको कुछ करने दे रहे थे। फिर भी कुछ दिनों के बाद किसी तरह कायला के पेरेंट्स का उस बीटल्स ग्रुप के साथ कांटेक्ट हुआ और उनके बीच लगभग 27 ईमेल एक्सचेंज हुए, जिसमें नेगोशिएशन की बात चल रही थी। इसी बीच अगस्त 2014 में यूएस आर्मी ने इराक में आईसिस के ठिकानों पर बमबारी करना शुरू कर दिया और आईसिस ने बाकी बचे हुए सारे अमेरिकी और वेस्टर्न होस्टेजेस को कत्ल करना शुरू कर दिया था।
सितंबर 2014 में जब यूएस आर्मी ने इराक और सीरिया में बड़े लेवल पर बॉम्बिंग शुरू कर दी तो उसके बाद आईसिस ने इनके पेरेंट्स के मेल का रिप्लाई देना बंद कर दिया था और इस प्रकार कायला के पेरेंट्स का उस बीटल्स ग्रुप से कॉन्टैक्ट टूट गया। और इसके बाद कहा जाता है कि उस ग्रुप ने कायला को आईसीस के एक ऑयल और गैस मिनिस्टर अबू सयाब को सौंप दिया था। अबू सयाब के घर में कायला के साथ रही 13 साल की एक यजीदी लड़की जुलिया ने एबीसी न्यूज को बताया कि कायला उसकी बड़ी बहन जैसी थी, वो हमेशा उसको मारपीट और असॉल्ट से बचाने का प्रयास करती थी। उन लोगों को बहुत ही कम खाना दिया जाता था। कायला थोड़ा सा खाना खुद खाकर बाकी खाना इन लड़कियों को बांट देती थी। जुलिया बताती है कि कायला उन लोगों को वहाँ से बचकर निकल भागने के लिए प्रेयर करती थी। कायला को लगभग डेली बगदादी को इंटरटेन करने के लिए जाना पड़ता था और जब वो वापस आती थी तो अपने आंसू छुपाने का प्रयास करती थी और उनको इनकरेज करती थी कि उम्मीद मत हारना, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। एक रात जब अबू सयाब के घर में कोई नहीं था तो इन लड़कियों ने भागने का प्लान बनाया और इसने कायला को अपने साथ चलने के लिए कहा। कायला ने उसको बताया कि वो अमेरिकन है और अगर वो उन लोगों के साथ भागती है तो आईसिस उसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर उन लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि बाकी लड़कियों को वहाँ से निकलने में आसानी हो। जूलिया और बाकी लड़कियाँ वहाँ से निकलकर नॉर्दर्न इराक के इरबिल में पहुँचती है जो कर्दिश आर्मी के कंट्रोल में था। जूलिया ने यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस को अबू सयाब का एड्रेस पता करने में मदद की और यूएस मिलिट्री के डेल्टा फोर्स ने उसके घर में रेड डाली जिसमें अबू सयाब मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। अबू सयाब की पत्नी ओम सयाब ने एफबीआई को इंटरोगेशन के दौरान बताया कि उसका घर अल सदादी में था। उसका पति अबू सयाब आईसिस का ऑयल और गैस मिनिस्टर था। इससे पहले वो मीडिया प्रोग्राम का काम संभालता था। ओम सयाब ने एफबीआई को बताया कि उसके घर में बहुत सारी हॉस्टेज लड़कियों को कुछ दिन के लिए रखा गया था और कायला भी उसमें से एक थी। अबू सयाब के घर में हॉस्टेज लड़कियों के साथ मारपीट किया जाता था। उन्हें डार्क रूम में हैंडकफ करके रखा जाता था। अबू बकर अल बगदादी अबू सयाब के घर में ही कायला के साथ ज़बरदस्ती करता था। उन्होंने बताया कि बगदादी पहले कायला को लेकर के अपने घर गया था, लेकिन पहले से ही वहाँ पर उसके मल्टीपल वाइफ्स होने के कारण उन्होंने इन लोगों को मार के भगा दिया। उसके बाद वो उसको लेकर के अबू सयाब के घर में आया था। कायला मुलर बगदादी की फेवरेट स्लेब थी और वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखता था। ओम सयाब ने एफबीआई को बताया कि हॉस्टेजेस को कभी भी एक लोकेशन पर नहीं रखा जाता था। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता था ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी को उनकी लोकेशन का पता न चल पाए। फरवरी 2015 को आईसिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि एक जॉर्डनियन एयर स्ट्राइक में कायला मुलर की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने उस बिल्डिंग की भी कुछ फोटो शेयर की थी, लेकिन उन्होंने कायला की डेड बॉडी की कोई भी फोटो शेयर नहीं की। 10 फरवरी 2015 को कायला के पेरेंट्स ने यह कन्फर्म किया कि आईसिस ने उनको मेल के थ्रू कांटेक्ट किया था और कायला के डेड बॉडी की 3 फोटोज उनके साथ शेयर की थी। ओम सयाब ने अपने इंटरोगेशन के दौरान एफबीआई को बताया कि उसकी एक क्लोज फ्रेंड जो बगदादी के ही एक एसोसिएट की वाइफ थी, उसने उसको बताया था कि कायला मुलर को बगदादी ने मार दिया है। जब उन्होंने अपने पति को इस बारे में पूछा तो अबू सयाब ने इस चीज़ को कन्फर्म किया। उसने बताया कि कायला बगदादी और अदनानी को अच्छे से जानती थी और वो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकती थी, जो बगदादी और उसके दोस्त के लिए थ्रेट बन चुका था। फिर भी कायला मिलर की मृत्यु की यह कहानी आधी अधूरी है क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ बातें सुनी सुनाई गई है और उसी चीज़ को इंटेलिजेंस ने भी कन्फर्म किया है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस से सीआईए को यह जानकारी मिली थी कि शायद कायला मिलर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाए। जनवरी 2025 में यह खबर आई थी कि कतर इंटेलिजेंस सीआईए के साथ मिलकर के सीरियन सिविल वार के दौरान लापता हुए अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने का काम करेगी और इस प्रकार मानवता और लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली इस महान शख्सियत की कहानी का अंत हो जाता है। कायला के पेरेंट्स ने उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए कायला मुलर फाउंडेशन की स्थापना की है, जो ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड एजुकेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में काम करता है। उन्होंने एरिजोना के प्रेस्कॉट में कायलाज हैंड नाम का एक प्लेग्राउंड भी बनाया है। तो आइए आज हम इस महान व्यक्तित्व वाली शख्स को याद करते हुए उसके जज्बे को सलाम करते हैं। कायला मुलर, रेस्ट इन पीस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानी लेकर के आएँ। धन्यवाद।